Good morning, students. Good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Fine, very good. क्या बात है, आजकल तो देखते ही स्माइल. वेरी गुड. बी चीयरफुल. बी चीयरफुल हैं. ठीक है. ओके. You have taken 2 classes of this poem, Seven Ages of Man. Seven Ages of Man, and poet is William Shakespeare. And about author, about poet, about poem, and detailed description of the poem, that you have taken 2 classes of this, यानी कि 2 videos of that. And today's we are taking the reference to the context or the some extract of given in your poem, that is question answers of that, comprehension questions of that. And read the stanza carefully and answer the following questions. Yes, so stanza number 1, all the world is a stage. All the world is a stage. पूरा संसार एक रंगमंच है. You know stage, है ना? You act different participate in the on the stage like that. रामलीला भी होती है स्टेज पे. आप लोग भी इंडिपेंडेंट डे या वर्किंग डेज में आप लोग कई बार प्ले करते हैं. तो डेट इज ए स्टेज. तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज अकॉर्डिंग टू पोइट ने कहा कि पूरा संसार ही एक रंगमंच है. And all the men and women merely play. Merely means only. All the men and women merely plays. All the women मतलब all the men and women, the people who are living on the stage on the world, they are totally only player. वो सारे के सारे सब प्लेयर हैं. रियल में कोई भी मैन वोमैन नहीं है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू पॉइंट कि दे आर एक्टिंग ऑफ द समवन प्ले रोल. आप स्टूडेंट्स की प्ले कर रहे हैं, मैं टीचर का प्ले कर रहा हूँ. बाहर देखेंगे तो कोई ड्राइवर का प्ले रोल कर रहा है, कोई किसका रोल कर रहा है, कोई प्रिंसिपल का रोल कर रहा है. तो सब लोग अपने अपने रोल कर रहे हैं. और जैसे ही उनका रोल कंप्लीट होता है वो स्टेज से नीचे उतर जाते हैं. जैसे कि हमने बताया था कि मांगेलाल नाम का व्यक्ति रावण का रोल करता है, मुकेश नाम का व्यक्ति राम का रोल करता है. और जैसे ही उनका रोल कंप्लीट होता है प्ले पे, वो नीचे स्टेज से नीचे उतर जाते हैं, कर्टन डाउन हो जाता है. तो इस तरह से ये वाली बात है. तो दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस. ये केवल उनका एंट्रेंस है और एग्जिस्ट है, यानी कि संसार में रोल करने के लिए आप आते हो और आपके रोल कंप्लीट होते ही आप स्टेज से नीचे उतर जाते हो. तो इसी तरह से दिस इज वर्ल्ड इज ओनली योर एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. एक आदमी है, वन मैन प्लेज मैनी पार्ट्स इन हिज टाइम. एक जीवन में नॉट ओनली वन प्ले, ही एक्ट्स मैनी टाइप्स ऑफ रोल. कई प्रकार के रोल कर देता है. जो आज डॉक्टर का रोल कर रहा है, पहले एक स्कूल बॉय का रोल कर चुका होता है, उससे पहले एक इन्फेंट का रोल कर चुका होता है, कल ओल्ड एज का रोल करने वाला है. तो इस तरह से वन पर्सन कैन मैनी रोल्स, डू मैनी रोल्स. टाइम इन हिज टाइम प्ले पार्ट्स हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस. और अकॉर्डिंग टू पॉइंट हिज मैनी रोल्स ऑफ द 7 एजेस. पॉइंट ने, विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा कि ये 7 एजेस है. आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द पोइट कंपेयर मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर. जो ऑल द मैन एंड वुमेन आर वाई टू कंपेयर और द प्लेयर. पॉइंट ने सभी मैन एंड वुमेन को क्यों कहा प्लेयर. तो इसका आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए. ऑल द मैन एंड वुमेन are acting to different players. All the men and women are acting of different players.
डिफरेंट प्लेयर्स करते हैं, यस, इन देयर लाइफ, अपने अपने लाइफ में डिफरेंट रोल करते हैं। थस इस प्रकार से द वर्ल्ड इज ए स्टेज फॉर दैम किसके लिए, मैन एंड वुमन पीपल के लिए है कि संसार उनके लिए एक रंगमंच है जो अपना अपना रोल कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज पोइट मीन एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस। पोइट के अकॉर्डिंग जो पोइट के सेंस है, एग्जिस्ट और एंट्रेंस क्या है आपको पता है। एग्जिस्ट डेथ का सिंबल है और एंट्रेंस बर्थ का सिंबल है। देखिए, ऑल द मैन एंड वेमेन टेक बर्थ जन्म लेते हैं, एंड डाई मर जाते हैं इन द वर्ल्ड। इन द सेम मैनर, इसी तरह से द प्लेयर्स हैव देयर एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट ऑन द स्टेज। ये उनका द प्लेयर्स हैव रखते हैं देयर एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ए मैन डू इन हिज लाइफ टाइम। पूरे टाइम में एक मनुष्य क्या करता है। ए मैन डज मैनी रोल्स, क्या करता है, मैनी रोल्स करता है। ए मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और कई तरह के रोल करता है, मैनी पार्ट्स करता है, कई तरह के रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी प्लेयर्स आर अकॉर्डिंग टू पोइट। हाउ मैनी प्लेयर्स आर, कितने प्लेयर्स हैं, कितने प्लेज हैं अकॉर्डिंग टू ये प्लेज। तो हाउ मैनी प्लेज आर अकॉर्डिंग टू पोइट, देर आर 7 प्लेज अकॉर्डिंग टू पोइट। विलियम शेक्सपियर ने, आपने इस पोइट के रेफरेंस में स्टार्टिंग पढ़ा था कि पिथोरिया से लेकर के मॉडर्न एज तक लोगों ने सब ने डिफरेंट एजेस बताए हैं पर्सन के, अलग अलग रोल बताए हैं, किसी ने ज़्यादा बताए, किसी ने कम बताए, लेकिन हम बात करते हैं पर्टिकुलर विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर ने कितने रोल बताए, 7 प्लेज बताए। तो मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स हैं थोड़े छोटे लिखे हैं, बिकॉज जब आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको ज़्यादा मैटर मिले, इसलिए आप थोड़ी सी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना। यस, स्ट्रेंजर नंबर 2, एट फर्स्ट द इन्फेंट। There are the 7 ages. So the first stage is infant. And what the activities of the infant? Mewling meaning weeping, and puking, vomiting in the arms, in the nurse arm. The first stage of the infant. And what is the activity of infant? Weeping, crying, and vomiting in nurse arm. You know it's very well why the mention of the nurse arm in the situation of the Britain, and due to the Britain situation, that time their mother don't take care of their children, and they hire a nurse to take care of her child. Arms, then the wishing schoolboy, then a winning schoolboy with satchel का मतलब होता है बैग, स्कूल बैग, and shining morning face creeping like snail unwilling to school। और जो उसका फेस है वो शाइनिंग मॉर्निंग फेस है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस का डिस्क्रिप्शन हमने दिया था बहुत अच्छी तरह से। क्रीपिंग एंड लाइक स्नेल, रेंगता हुआ, लाइक ए स्नेल, एक स्नेल गेंगा जो बहुत ही स्लो स्पीड चलता है उस सब समझा। और उसकी स्पीड क्यों कम धीरे है, क्योंकि अनविलिंगली है। उसे कहे कि वहाँ टॉफ़ी मिलेगी तुमको तो वो बहुत तेज़ फास्ट जा करके वहाँ टॉफ़ी ले लेगा, लेकिन उसको ये पता है कि वहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैम होमवर्क चेक करेगी और होमवर्क हमने किया नहीं, इसलिए उसकी स्पीड कैसी है, धीरे। क्वेश्चन नंबर 1, What role does a man play in his first stage? According to the poet, which is the first stage? तो आप देखें, a man plays in his first age of infant. First age of infant. पहली एज कौन सी है? इन्फेंट की है। पहली एज इन्फेंट की है। Who, जो कि does mewling and poking in the nurse arms. जो कि क्या करता है? म्यूवलिंग, पुकिंग। आप यहाँ पे अपनी इच्छा से ये वर्ड्स चेंज भी कर सकते हैं। वीपिंग,
वीपिंग एंड वॉमिटिंग, वीपिंग एंड वॉमिटिंग करता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द स्कूल बॉय गो टू स्कूल, स्कूल वो कैसे जाता है, तो अनविलिंगली, द बॉय गोज टू स्कूल अनविलिंगली, अनविलिंगली बिना इच्छा से वो स्कूल जाता है। आप तो इच्छा से आते हो ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द स्कूल बॉय वॉक स्लोली, अब पहले की वो स्कूल हाउ कैसे जाता है, अनविलिंगली। अब पूछ रहा है कि वो स्लोली क्यों करता है, वाई भी है और स्लोली भी है, तो स्लोली का रीज़न पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए, द स्कूल बॉय वॉक्स स्लोली, द स्कूल बॉय वॉक्स स्लोली बिकॉज ही डज नॉट विश टू गो टू स्कूल, वह विश नहीं रखता है स्कूल जाने की, इसलिए उसकी जो चाल है वो कैसे हो जाती है, धीमे हो जाती है। हिज वॉक्स लाइक स्नेल, और अगेन वन क्वेश्चन कैन बी स्केप द विच व्हाट कंपेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्कूल बॉयज़ वॉक, तो आप कह सकते हैं कि उसकी स्कूल वॉक की जो कंपेयर है वो किससे की गई है, स्नेल से की गई है। स्नेल एक गैंगा जिसको बोलते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड जो सीप में निकलता है, बहुत ही छोटा रेंगता हुआ चलता है, पता ही नहीं चलेगा कि वो चल भी रहा है क्या, तो ऐसी उससे कंपेयर की गई है। तो आप इसको देखिए, स्ट्रेंजर नंबर 2 है। स्ट्रेंजर नंबर 3 एंड देन द लवर, स्ट्रेंजर नंबर 3 में स्टेज नंबर 3 एंड द लवर सिंगिंग लाइक ए फर्नास, फर्नास में भट्टी, सिंगिंग मानी साई भरना, आहा भरना, तो वो किस तरह की आहट भरता है, ए डीप साई, इस तरह से, विथ ए वॉयफुल बैलेड, वॉयफुल विलाप करते हुए, बैलेड ए लव सॉन्ग, मेड गाता है या लिखता है, टू हिज मिस्ट्रेस बिलव्ड आईब्रो, और उसके आईब्रोज के बारे में, उसकी आँखों की, क्या तुम्हारी सुंदर आँखें, इस तरह से कह करके वो अपनी राइटिंग लिखता है, लव भरे सॉन्ग्स लिखता है, गाने लिखता है। तो देखिए, हाउ डज द लवर साई एंड वाई, दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, हाउ एंड वाई, वो लवर का साई कैसे और क्यों है। 8, द लवर साइज लाइक फर्नांस, किस तरह की है, हाउ का आंसर मिल गया लाइक फर्नांस। मिसिंग हिज बिलव्ड, किस तरह से करता है, मिस करते हुए अपने बिलव्ड को, मिसिंग हिज बिलव्ड। इन हर रिमेंबरनेस, उसकी याद में, ही बिकम्स वेरी इमोशनल, और वाई का आंसर है ही बिकम्स वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डज ए लवर सिंग, किस प्रकार का सॉन्ग गाया जाता है लवर किसकी रिमेंबर में, बिलव्ड की याद में। तो देखिए, ए वॉयफुल बैलेड, ए वॉयफुल बैलेड आप जानते हैं लव सॉन्ग, और वॉयफुल जानते हैं विलाप करते हुए या फिर उसकी याद में दुख भरे गाने। तो ए वॉयफुल बैलेड इज संग बाय द लवर, किस तरह के, वो अपने बिछड़न के, अपने दूर होने की उसको दुख, वॉयफुल बैलेड इज संग बाय द लवर, वॉयफुल बैलेड गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट एडमायर, पोइट क्या प्रशंसा करता है, क्या प्रशंसा करता है, आपके ऑप्शन में भी आ सकता है कि हैंड्स की करता है या उसके फेस की, उसके हेयर स्टाइल की, तो उसमें आपको आईब्रो लिखना है। द पोइट एडमायर्स हर बिलव्ड्स आईब्रो, उसकी बिलव्ड प्रेमिका की आईब्रो का एंड फेस का, जहाँ पे आईब्रो आ गई वहाँ फेस का भी वो वर्णन कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर फेस की पार्ट हो गया आईब्रो, इसलिए वो कह रहा है कि द पोइट एडमायर्स हर बिलव्ड आईब्रो एंड फेस, बिलव्ड आईब्रो एंड फेस कि इस तरह से वो उसकी एडमायर प्रशंसा करता है। और ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस स्ट्रेंजर नंबर 3 के दीज आर क्वेश्चंस ऑफ डेट। वी विल गो ऑन द अनदर स्क्रीन फॉर स्ट्रेंजर नंबर 4। स्ट्रेंजर नंबर 4, then a soldier, the fourth stage of soldier, then a soldier full of strong oaths, किस तरह की oaths लेता है, full of strong oaths, and bearded, उसकी जो दाढ़ी है like a leopard जैसे उसकी दाढ़ी लगती है। जेलिसिस इज ऑनर, और सम्मान के लिए जेलिसिस हमेशा रहता है। सडन एंड
quick in quarrel seeking the bubble reputation। वो bubble reputation का मतलब एक बुलबुला उठता है और निकलता है, एक थैंक यू के लिए, एक वाक के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इवन इन वो कैनन्स के माउथ के सामने भी जा सकता है। इस तरह का वो सोल्जर अपना सीन दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन सोल्जर डू द सिक द बबल रेपुटेशन। और ये बबल रेपुटेशन के लिए क्या करता है? ए सोल्जर कैन टेक ए हाई रिस्क, एक बहुत बड़ी हाई रिस्क ले सकता है, इवन ए कैनन्स माउथ, इवन कैन ही गो, इवन ही कैन गो इन फेस ऑफ द कैनन्स माउथ, वो कैनन्स माउथ के सामने भी वो जा सकता है। नंबर 2, हाउ डज ए सोल्जर बिहेव इन द वर्ल्ड। संसार में एक वो किस तरह का बिहेवियर करता है? ए सोल्जर्स बिहेवियर इज एन ऑफेंसिव, ए सोल्जर्स बिहेवियर एंड ऑफेंसिव होता है। ही टेक्स स्ट्रॉन्ग ओथ्स, और वो स्ट्रॉन्ग ओथ्स लेता है। ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, झगड़े के अंदर वो कुछ भी और कैसा भी काम कर सकता है। किस लिए? फॉर बबल्स रेपुटेशन के लिए। तो ये था अपना स्ट्रेंजर नंबर 4। स्ट्रेंजर नंबर 5 देखिए आप नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्ट्रेंजर नंबर 5 एंड देन द जस्टिस। देखिए नेक्स्ट स्टेज जो है सोल्जर के बाद में वो किसकी आती है? जस्टिस की आती है। एंड इन फेयर राउंड बेली, व्हाट इज द फिजिकल ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द जस्टिस? फेयर राउंड बेली, उसका जो पेट है वो बड़ा आकार का बेली है। विथ गुड कैपन लाइन, गुड कैपन लाइन शेक्सपियर इज एम्फेसाइज, या उसको एक तरह से हम व्यंग करता है, प्रेशर दे करके उस बात को जस्टिस की तरफ कि वो उस समय गुड डिसीजन के तरफ चिकन मुर्गे मीट खाते थे, तो उनका जो मीट चिकन खा के और उनका बेली कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है ना। कैपन लाइन का मतलब चिकन मीट लाइन। विथ आइज सीवियर आइज, बहुत ही सीरियस गंभीर रूप से आँखों वाले बन जाते हैं वो। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अपनी दाढ़ी को वो इस तरह से फॉर्मल कट बना लेते हैं। एंड वाइज स्वाज में बहुत बुद्धिमता की कहानियाँ कहते हैं, मॉडर्न कहावतें कहते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो इस तरह से अपनी बुद्धिमता की बातों को वो कहते हैं कि जैसे तो वो खुद उन सब चीज़ों पे फॉलो करते हो, और इस तरह से बुद्धिमता की सही कहावतें कहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द जस्टिस। एक जस्टिस का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह का होता है? तो आपको ये इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेली राउंड होता है, गुड कैपल लाइन्स होते हैं, चिकन मुर्गे खा करके उनका पेट कैसा हो गया? बड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर मार्कर The physical appearance of the justice are a fair round belly with good capel line। पूरी की पूरी लाइन लिखी है हमने उसके फिजिकल का। ए फेयर राउंड बेली, ए स्ट्रॉन्ग राउंड बेली स्टमक विथ गुड कैपल लाइन विथ आइज, गुड कैपल लाइन विथ सीवियर आइज, विथ कैसा है? सीवियर आइज, गंभीर रूप से आंखों वाला होता है। एंड फॉर्मल कट ऑफ बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी की स्टाइल होती है वो कैसी होती है? फॉर्मल कट होती है, इनफॉर्मल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द जस्टिस स्पीक? वो अपनी बातों की स्पीक कैसे करता है? द जस्टिस स्पीक्स फुल ऑफ वाइज सेइंग एंड मॉडर्न, द जस्टिस स्पीक्स फुल ऑफ वाइज एंड मॉडर्न इडियम्स, एक आधुनिक कहावतें और मॉडर्न की बातों की तरफ, बुद्धिमता की बातों की तरफ बात करता है और इस तरह से बोलता है। तो इट इज़ ए सीन ऑफ द इसका जस्टिस के, और जस्टिस के बारे में स्ट्रेंजर नंबर 5 था। नेक्स्ट स्ट्रेंजर की डिस्कस अपन करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, स्ट्रेंजर नंबर 6। आवर नेक्स्ट स्ट्रेंजर इज नंबर 6। 6 स्ट्रेंजर डेट द 6th स्टेज। 6th स्टेज कौन सी है? द 6th स्टेज शिफ्ट इनटू ए लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून स्लीपर्ड पैंटलून। हमने कल डिस्कस किया था कि आफ्टर द एज ऑफ द 60 एज के बाद जो उसकी एज होती है पैंटलून बिफोर द ओल्ड एज
हटलून। विच स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स जो उसका चश्मा है नोज पे आ जाता है, डंडियाँ लूज हो जाती है, थिन हो जाता है, एंड नोज एंड पाउच ऑन साइड हिज यूथफुल हॉज, हॉज मानी सॉक्स, जो उसके सॉक्स हैं वो वेल जो कैसे हो जाते हैं यूथफुल हॉज, वेल सेव ए वर्ल्ड टू वाइड, और वो बड़े हो जाते हैं। वो कह रहा है कि आदमी वो वीक होकर के थकता नहीं है, इसमें पॉइंट कह रहा है कि उसके सॉक्स बड़े हो गए, उसके कपड़े बड़े हो गए। तो सॉक्स बड़े हो जाना, कपड़े बड़े हो जाने का मतलब क्या हुआ कि उसके कपड़े तो उतने ही हैं लेकिन वो पतला हो गया, छोटा हो गया, इसलिए उसके कपड़े कैसे लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं। उसके सॉक्स कैसे लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं। उसका स्पेक्टेकल है वो कैसा हो गया, लूज हो गया है। फॉर हिज श्रंक एंड सैंक, फॉर हिज श्रंक एंड सैंक, जो उसकी पाँव की जो पिंडलियाँ हैं, जो उसके लेग्स हैं वो पतले हो गए, सिकुड़ गए हैं, श्रंक हो गए हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और मैनली उसकी जो वॉइस है, आवाज़ है, टर्निंग अगेन टर्न चाइल्डिश, वो किस तरह से हो गई है, बच्चे की जैसे हो गई है। एंड ट्रेबल पाइप्ड एंड विशल हिज साउंड, और जब वो बच्चे की तरह हो गई है उसकी आवाज़ भी, बच्चा छोटा होता है जब किस तरह से होता है, लकड़ा करके बोलता है, क्लियर नहीं बोलता है। और उसी तरह से जो एक ओल्ड पर्सन है वो भी कैसे बोलता है, लड़खड़ा करके बोलता है, तथा और विशल की तरह बोलता है। आपको पता है विशल की तरह क्यों बोलता है, बिकॉज इज द साउंड प्रोड्यूस व्हेन द सो मैनी ऑर्गन पार्ट्स, स्पीच ऑर्गन्स द हेल्पफुल ऑफ लाइक द टंग, लिप्स, टीथ, है ना, ओला, वोकल कॉर्ड्स, these are the supporting of the clear sound produced, but due to the his teeth have fallen down, उसके जब टीथ गिर जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, तो उसकी जो वॉइस होती है, साउंड, हवा, विंड बाहर आती है, बाहर आकर के वो टीथ से टकराती नहीं है, और नहीं टकराने के कारण उसकी आवाज़ डायरेक्ट बाहर निकल जाती है, और वो क्लियर स्पीच नहीं बोल सकता। वो बोलना चाहता है लेकिन उसकी इस तरह से उसकी आवाज़ बाहर निकलती है, और वो एक हफ बोलता है, यानी कि एक विसल की तरह लगती है, तो विसल की तरह साउंड उसकी लगती है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, वाई हैज़ द ओल्ड मैन्स यूथफुल हॉज, जो उसके सॉक्स हैं, बिकम ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिम नाउ, अब उसके जो बड़े कैसे हो गए, वर्ल्ड टू वाइड बहुत ज़्यादा बड़े कैसे हो गए हैं। तो आंसर है द ओल्ड मैन्स यूथफुल हॉज, जो उसके जवानी के जो सॉक्स हैं, बिकम ए लार्ज साइज, अब लार्ज साइज हो गए हैं, लार्ज बन गए, फॉर हिम उसके लिए, बिकॉज क्योंकि नाउ अब इट इज़ हिज ओल्ड एज, अब उसकी कौन सी एज आ गई है, पेंटलिन एज आ गई है। एंड इन द ओल्ड एज, एंड इन द ओल्ड एज ही श्रंक सैंक एंड ही बिकम वीक एंड थिन, ही बिकम वीक एंड थिन हो गया है। यहाँ पे आप ओल्ड एज की जगह पेंटलिन एज भी लिख सकते हैं, द यूथ मैन ऑफ हिज ओल्ड एज की जगह आप लिख सकते हैं पेंटलून, ये वाली पेंटलून एज, पेंटलून एज। एंड इन ओल्ड एज ही श्रंक सैंक ऑफ हिज वीक एंड थिन, उसकी जो कैसी हो जाती है बॉडी, वीक और थिन हो जाती है, थिक नहीं होती, थिन होती है, और थिन के कारण जो उसके जो सॉक्स हैं वो लूज हो जाते हैं, इसलिए वो बड़े लग रहे हैं पॉइंट को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द वॉइस ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन की जो वॉइस है वो अब उसकी वॉइस कैसे लग रही है। तो देखिए, इन द ओल्ड एज हिज टीथ हैव फॉलन डाउन, उसके दांत गिर जाते हैं डाउन, ड्यू टू विदाउट टीथ, ड्यू टू विदाउट टीथ, बिना टीथ के। हिज वॉइस और स्पीच लाइक विशल, अब जो बिना टीथ के जो उसके जो इस वॉइस है, स्पीच है, वो कैसे लग रही है, विशल की तरह लग रही है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये अपना स्ट्रेंजर नंबर 6 है। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्क्रीन ऑन द स्ट्रेंजर नंबर 7 एंड लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ इट। Yes, students. Next, the last stranger of 7. Seventh stranger, it means the 7th age. The last scene in all that ends is strange and eventful history. Eventful history. वो उसका क्या लास्ट स्ट्रेंजर क्या दिया कहता है, एंड इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल हिस्ट्री के बारे में बताता है, अपने हीरोइक लीड्स की कहानियां कहता है। इन द सेकंड चाइल्डनेस एंड मोर ऑफ लिविजन सेंस टीथ सेंस आईज सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, और सब कुछ वो लॉस कर देता है लास्ट में। हीरोइक लीड्स बच्चों को, अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स को हीरोइक लीड्स हिस्ट्री की कहानियां कहता है। एंड चाइल्डनेस
और ये उसकी जो सेकंड जो लास्ट स्टेज है वो अपन किससे कंपेयर करते हैं, सेकंड चाइल्डिशनेस होती है। एंड मेडली ऑर्गेनिज्म, और केवल सेंसिटिव, वो किस तरह से वो क्या असहाय बन जाता है, केवल सेंसिटिव टिथ के बिना, सेंस आई साइट के बिना, सेंस टेस्ट लेस हो जाते हैं उसके, सेंस एवरीथिंग, उसकी लिसनिंग पावर लॉस्ट हो जाती है, उसकी वर्किंग पावर कम हो जाती है, उसकी वॉकिंग पावर कम हो जाती है, हर चीज उसकी खत्म हो जाती है, यानी कि वो वीक हो जाता है, वो डिपेंडेंट ऑन अदर्स हो जाता है। ही कांट प्रॉपर्ली वॉक, ही कांट प्रॉपर्ली स्पीक, ही कांट प्रॉपर्ली वॉच, ही कांट नथिंग टू डू प्रॉपर्ली। एंड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड's एज, in bachpan after the infant and the school boy and the small age boy, he is the same sense of the old age, because the both are the similar, because the tasteless, speechless and not proper speaking and not proper walking, it dependent on others help, so he helplessness like that. So one question is that what according to the point according is the second child कौन सी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द लास्ट सेम एज, लास्ट सेम कहते हैं, लास्ट एज कहते हैं, लाइक सेकंड चाइल्डनेस कहलाती है, बिकॉज इन द both age the person depends on others, in the both age the person depends on others, in the both age the person depends on others, दोनों पर एक दूसरे पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, what does the man lose, क्या खो देता है in the last stage, अंतिम अवस्था में of his life में, and how, कैसे खो देता है, he become in this, और वो कैसे इस अवस्था में ऐसा बन जाता है, वो लास्ट स्टेज में क्या क्या खो लॉस कर देता है, और how it become he dead। तो हम ये कहते हैं in the last stage of life the man loses everything, वो सब कुछ खो देता है, लाइक टीथ खो देता है, losses of teeth, the sight of the eyes, the taste and listening power, and in his age he become helpless, और लास्ट में वो क्या बन जाता है, असहाय बन जाता है, और वो दूसरों पर डिपेंड रह जाता है, तो सारी चीजें उसकी लॉस्ट हो जाती है लास्ट में। तो हम ये जो स्टेज नंबर 7 था, ये और एज नंबर 7 थी, इसी तरह से द एजेस ऑफ मैन का जो लास्ट स्टेज है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं एक्सट्रैक्ट के, तो 7 एक्सट्रैक्ट्स में 7 एजेस को डिवाइड करके इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखें। आपको एक तरह से पॉइंट को दोबारा से हमने समरी में इसको एक बार स्ट्रेंज राइट कर करके आपको बता दिया है। अब कल वी विल डिस्कस टुमारो और अबाउट द क्वेश्चन आंसर कंपोजिशंस ऑफ दैट एंड additional questions and some catch questions we will discuss in the next class. It is thank you very much.